Dear students, yesterday I taught you Bohr's model, Bohr's theory for the amendment of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपको बच्चों कल की क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो कमियां थी। पहली कमी थी सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग around the nucleus in circular path, Mr. Maxwell discovered it when electron moves, then it emits electromagnetic waves, means energy. And when electrons is emitting electromagnetic waves as energy during its orbital motion, then its energy level decreases, and after some time the radius of circular path for its revolution also decreases, and the electrons falls in the nucleus and stationary of any atom destroyed, कोई भी जो है एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यही बताया ना बेटा। बट इट्स नॉट सक्सीडेड या इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं होता। दूसरा था according to Mr. Rutherford, a spectrum of energy emitted by electrons during their orbital motion is always continuous, but in modern time it is found that energy emitted gives a linear spectrum, and hence Rutherford atomic model is what? Rutherford's atomic model is containing two special drawback, and for removing it Mr. Niels Bohr set up a model। ठीक है, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इस प्रकार दो ड्रॉबैक थे, दो कमियां थी, जिसे जो है नील्स बोर ने अपने तरीके से जो है दूर किया। 5 नंबर, पता नहीं क्यों 5 नंबर के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करना, इसलिए हमने बाकायदा हेडिंग डाल करके आपको लिखा दिया। फर्स्ट पास्टुलेट, सेकंड पास्टुलेट एंड थर्ड पास्टुलेट। देयर आर 3 हाइपोथेसिस इन बोहर्स मॉडल, याद करके रखिए। फर्स्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ फॉर विच angular momentum of electron is h/2 pi times of the number of orbit। okay beta, J equal nh/2 pi। these orbits are also known as stationary orbits। दूसरा क्या बताया जानवी बेटा, during the motion of electron in stationary orbit no energy is emitted by them। समझ आया। तीसरा, when energy incident on any atom and it is absorbed by any one electron of that atom, and hence increases of energy create jumping of electron from lower to higher energy level, and electron stop for a moment and again come back by emitting its extra energy। okay beta, these are the 3 postulates of Mr. Bohr's model। देखो बेटा, हम लोग यहाँ जो है डेरिवेशन करेंगे, 4 डेरिवेशन कराऊंगा। हाउ मेनी? बोहर्स रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट? स्टेशनरी ऑर्बिट में मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? तो डेरिवेशन। तीसरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in moving during the motion of electron in stationary orbit। स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन मोशन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी क्या होगी, और उनके द्वारा इमिट एनर्जी की वेवलेंथ क्या होगी। तो मिस्टर काबिल, आपने सुना होगा कि 4-5 डेरिवेशन का नाम ले लिया। पहला जानवी बेटा रेडियस बताना है, दूसरा क्या बताना बिटिया?
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है। तीसरा क्या बताना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पांचवा फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और छठवा बेटा वेवलेंथ ऑफ दैट एमिटेड एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है उसकी वेवलेंथ, जिसको यहाँ पर हम वेव नंबर कहेंगे। ठीक है, 1/λ। ठीक बेटा, समझ आया? तो खूब माइंड लगा के समझना है। पहले बेटा बोहर्स रेडियाई दिख रहा है बेटा? तो देखो जरा, बोहर्स रेडियाई बताने के लिए भाई प्रज्ञान हमारे साथ है। हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे, लेकिन किसी भी एटम का हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। हम हाइड्रोजन का स्पेशली निकालेंगे, लेकिन किसी का निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज दैट देयर इज एन एटम। मान लेते हैं कोई एक, व्हिच एटॉमिक नंबर इज जेड। क्या बोले बेटा? लेट अस सपोज दैट देयर इज एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर जेड। ठीक, सिंस इट हैज जेड एटॉमिक नंबर, इट मींस it contains Z proton in its nucleus and Z electron around moving around nucleus in different cells। नहीं समझ में आया बेटा? अगर हम कोई एटम मान लिए जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +Ze, क्योंकि एक प्रोटॉन पर +E चार्ज, तो Z प्रोटॉन पर +Ze। और बेटा हम जो है मान ले रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस से r डिस्टेंस बना करके nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहा है। ठीक, तो देखो जरा प्रज्ञान, लेट इट इज न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। यार लिख दे रहे हैं, मतलब समझो न्यूक्लियस है यार, मतलब न्यूक्लियस है, और इस पर चार्ज कितना है बेटा? +Ze। क्यों +Ze चार्ज है? क्योंकि अगर इसका एटॉमिक नंबर Z, इफ Z इज इट्स एटॉमिक नंबर, देन इट कंटेन Z प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। जिस किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज +E, Z प्रोटॉनों का चार्ज +Zd, फिर न्यूक्लियस का चार्ज +Zd। लेट अस सपोज दैट एनी वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड दिस न्यूक्लियस विद वेलोसिटी v। सपोज कर लेते हैं इन इट्स nth ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में है बेटा? nth ऑर्बिट। लेट an atom of atomic number Z, n is its nucleus। हाँ, गुड। n is its nucleus। charge on nucleus, total charge on nucleus +Ze। okay, one electron is revolving in nth orbit। मान लेते हैं कि किस ऑर्बिट में है बेटा? nth ऑर्बिट में ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया बेटा? अब आप जान रहे हो बेटा कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, हेंस रिक्वायर्ड सेंटीमीटल फोर्स फॉर इट्स सर्कुलर मोशन विल बी गेन्ड by electromagnetic electrostatic force between electron and nucleus। दोनों के बीच जो कूलम फोर्स है वही इसका सेंटीमीटर फोर्स होगा कि नहीं? देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से मैनेज होगा? विल बी मैनेज, हाँ, दोनों के बीच के कूलम फोर्स में, कूलम फोर्स इन बिटवीन किसके किसके बीच? एन एंड ई। ठीक, एन मीन्स ओके। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? वाह, इन दोनों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. Yes, sir. Q1 here is here nucleus. Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज Ze, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या डाउट है? mb स्क्वायर अपॉन r इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r कट रहा है क्या? mb स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r। एनी डाउट? तो ज्ञान बेटा कहीं कोई दिक्कत? फ्रॉम बोहर्स प्रिंसिपल, बोहर क्या बोलता है? बोलो। सेकंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr यही बोलता है, इज इक्वल टू mh अपॉन 3 पाई। ओके ओके, we have to calculate या we have to find out value of r। यहाँ देखो बेटा, क्या नाम तुम्हारा? प्रज्ञा। क्वेश्चन 2 में mb स्क्वायर है, इक्वेशन 3 में mb है। ये भी स्क्वायर करके डिवाइड कर दे तो r ही बचेगा मेरे ख्याल से। मतलब हम क्या करना चाहते हैं? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3। नहीं समझे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर, मैथ लगा रहा हूं, मैथ। mb स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर। ओके Yes, sir. ओके, इधर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई। कोई डाउट बेटा? स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं ना, समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा बेटा लोगों, तो b स्क्वायर कट गया, m से स्क्वायर कटेगा, यहाँ केवल एक बचेगा 1/, प्रज्ञान देख रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ। v स्क्वायर कैंसल्ड, v स्क्वायर, m कैंसल्ड, m स्क्वायर, सिंपली m। यहाँ r स्क्वायर भी बचा बेटा। LHS में 1/r स्क्वायर मैथ है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, RHS में देखो, डोंट एंग्री मी। Ze स्क्वायर ऊपर है न्यूमरेटर में, अपॉन 4 पाई से 4 पाई नाम एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट। इधर ओके, r स्क्वायर कहां से आया? हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये वही मैं सोच रहा हूँ कैसे हो जाएगा। Ze स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इधर ओके, पकड़ में आ जाती टीचर को। r स्क्वायर h स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैथ है, फुल लंबा है। 4 पाई स्क्वायर कट गया, 4 पाई पाई बचा, ठीक है। और आगे देखो प्रज्ञान, प्रज्ञान r से ये स्क्वायर कट गया बेटा, 1/mr। Ze स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणे पाई अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। एनी डाउट?
छोटी कक्षाओं का फार्मूला लगा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई mr/z स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए? r इक्वल सब कुछ नहीं चाहिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन। थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, नीचे करो नीचे। नहीं ऐसे नहीं, हमको बोलेगा पाई ई स्क्वायर एम जेड। ओके, पाई ई स्क्वायर एम जेड, समझ आया? और आगे देखो आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई ई स्क्वायर एम। ये इतना समझ आया बच्चों? इस फार्मूले से जानवी बेटा इट इज क्लियर दैट दिस टोटल वैल्यूज का कंप्लीटली कांस्टेंट h epsilon naught j pi e m each are constant। it means r equal k n square and you can say r is directly proportional to n square। it means किसी भी एटम की रेडियस उसके ऑर्बिट नंबर पर डिपेंड करती है। ऑन इंक्रीजिंग ऑर्बिट नंबर्स रेडियस आल्सो इंक्रीजेज। मतलब पहली सेल अगर है तो उसकी रेडियस छोटी है, सेल दूसरी हो गई तो जैसे ही ऑर्बिट का नंबर बढ़ा रेडियस बढ़ गई। ठीक है, तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, जो जो ऑर्बिट नंबर बढ़ाते जाते हैं एटॉमिक जो है रेडियस बढ़ती जाती है। ये इतना समझ में आया बेटा? फार्मूला आ गया रेडियस का। कैरी आउट फॉर हाइड्रोजन, लुक फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है बेटा। तो R इक्वल an स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम। ये बेटा जो है क्या चीज आ गई? बोहर्स रेडियस आ गई। बोर ने हाइड्रोजन के लिए ही रेडियस निकाला था, तो इट इज द फार्मूला फॉर बोहर्स रेडियस। क्या है बेटा? बोहर्स रेडियाई का फार्मूला है। ठीक बेटा, बोहर्स रेडियस का फार्मूला। एक चीज और फॉर या एक यहां पर थोड़ा सा देख लो, AH स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम इज इवैल्यूएटेड एट 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब मिस्टर प्रज्ञान हम बहुत ऊंची बात बता रहे हैं बेटा। लुक हियर, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ h एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड द वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ e, वैल्यू ऑफ m, देन फाइनली यू फाइंड दिस वैल्यू। जब आप सबकी वैल्यूज प्लॉट करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब इतनी वैल्यू आ गई तो आप हाइड्रोजन एटम के किसी सेल की रेडियस निकाल सकते हो। कैसे? फॉर an इक्वल 1, पहली सेल मीन्स पहली सेल के लिए रेडियस जानना चाहते हैं, इसी को हम जो है बोहर रेडियाई भी समझते हैं, r0 से लिखते हैं। तो यहाँ पर बेटा जहाँ n है वहाँ क्या राइट कर दो 1, और इसके प्लेस पे क्या राइट कर दो। इट मीन्स बोहर्स रेडियाई की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। फॉर an इक्वल टू राइट करोगे तो r0 बिकम 2 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम मीन्स 2.12 एंगस्ट्रॉम। ओके, फॉर n इक्वल 3, तीसरी सेल की रेडियस R3 इक्वल 3 का स्क्वायर इंटू 0.53। एनी डाउट बेटा? नाउ यू कैन कैलकुलेट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। आप हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो। पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी आई है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब when electron is moving in first orbit for hydrogen atom, then
इट इज मूविंग इन अ रेडियस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, तब इसकी त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरे सेल में जब ये मूव करता है बेटा दूसरे ऑर्बिट में, तो दूसरे ऑर्बिट में इसकी रेडियस 2.12 एंगस्ट्रॉम होती है, और जब ये तीसरे ऑर्बिट में मूविंग करता है बेटा तो इसकी रेडियस क्या होती है 4.77 एंगस्ट्रॉम। मीन्स इट इज अ स्पेशल फार्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो। बोहर ऑर्बिट की रेडियस कितना आई है बेटा, बोहर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जितनी भी रेडियस आ रही है सब स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस है, ठीक है, क्योंकि हमने सबके लिए NH/2π का यूज किया है। ओके बेटा, इसलिए हेडिंग में बोले थे कि स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस। अब देखो बच्चों, ये किस चीज का फार्मूला है, ऑल ऑफ यू लिसन एंड टेल मी, ये किस चीज फार्मूला है? इट इज द फार्मूला ऑफ रेडियस फॉर एनी एटम, ये दुनिया के किसी भी एटम की रेडियस निकालने का फार्मूला है। और ये क्या है, ये भी रेडियस का फार्मूला, लेकिन ये ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना बेटा। यहाँ जेड की वैल्यू रख दिए। अब जेड की वैल्यू जो है अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है। अब अगर हम जेड की वैल्यू 11 लिख दें 11, तो इसका मतलब वो सोडियम एटम की रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो इट इज द यूनिवर्सल फार्मूला फॉर रेडियस, ये दुनिया के किसी भी एटम की रेडियस का फार्मूला निकालने का है, बट इट इज द फार्मूला फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम। और ये जो फार्मूला आया है ये क्या है, इट इज द फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम बट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट का, समझ आ रहा है। अब ये जो फार्मूला है किसका है, कोई भी आर का। अब इस आर की वैल्यू अगर बेटा हम जो है इक्वेशन सेकंड में रख दे या थर्ड में रख दे तो हमारे पास v की वैल्यू नहीं आ जाएगी। यस सर। तो अब ये जो है डेरिवेशन आप नोट भी करोगे, दिमाग में फीड कर लोगे कि अगर रेडियस निकालने रहेगा तो इतना लगाओगे, वेलोसिटी अगर निकालना रहेगा तो इतने करने के बाद आगे करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस फार्मूले को हम जो है ये वाला यूज करके इसमें रखेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, वेलोसिटी का। और फिर बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी आर और वी का यूज करना पड़ेगा, तो डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है।